ओके जी। अच्छा जी। टेबल ऑफ कंटेंट में एक दफ़ा आप लोगों से शेयर कर लूँ। कल हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीगल सिस्टम का। देन वी हैव सेकंड, थर्ड, सेकंड से लेकर 10 तक ये तमाम चैप्टर्स जो हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स हैं, ठीक है। देन वी हैव 11, 12 एंड 13, ये 3 चैप्टर्स आपके पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं। देन 14, 15 निगोशिएबल एंड देन 16, 17, 18 हमारे छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जो कि मुफ्त के नंबर हैं पेपर के अंदर। इज इट क्लियर? ओके जी, चलें मूव करते हैं आगे। जस्ट अच्छा जी, डायरेक्टली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ओके, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 मैंने छोड़ दिया, स्किप किया है। उसकी रीज़न है कि अगर चैप्टर 1 पढ़ाना शुरू किया तो आधे लोग आप में से सो जाएंगे अभी लॉ की पहली क्लास में ही, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है, लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के ऊपर ज़्यादा बेस करता है। तो इसलिए जब आप थोड़े से अलाइन हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, तब मैं चैप्टर 1 बीच में एक टाइम में डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ। इज दैट क्लियर? सो हम अपना आगाज़ करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो वेटेज है पेपर के अंदर वो 51 मार्क्स का है। अगर टोटलिटी में बात करूं तो 51 मार्क्स की टेस्टिंग है चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक। इज इट क्लियर? सो हम अपने चैप्टर नंबर 2 का आगाज करने जा रहे हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन की। ओके, 3 प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने डिस्कस करने हैं। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कि कुछ चैप्टर्स हैं जैसा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये बेसिक असेंशियल से डील करते हैं। हम इन 2 चैप्टर्स में सिर्फ असेंशियल पढ़े होंगे, मतलब चैप्टर नंबर 2 और 3 में सिर्फ असेंशियल पढ़े होंगे कि अच्छा यार कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, एलिमेंट्स कौन से हैं जिनका एग्जिस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज लॉ की नजर में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले का। सो इंडिया के पास भी आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही है और एग्जाम्पल यही है, हमारे पास भी वही है। बट हमारे आई कैप ने बहुत मेहनत की, उन्होंने जितने हिंदू लोग थे उन सब के नाम चेंज करके आजम बाबर रख दिए, ठीक है। सो आपको मोस्टली एग्जाम्पल्स आजम बाबर की मिलेंगी, ठीक हो गया। उन्होंने, मेरा लगता है, रिप्लेस मारा और उन्होंने उस वक्त मैच देख रहा होगा जो भी ऑथर है, उसने पकड़ के आजम बाबर सारी एग्जाम्पल्स में फिट कर दिया। सो इनफैक्ट कुछ केस स्टडीज जो हैं वो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हैं, और चूंकि उस वक्त तो इंडियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सो जो भी सब कॉन्टिनेंट था उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वही उनके पास भी एग्जाम्पल्स हैं और वही हमारे पास भी एग्जाम्पल मौजूद हैं। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट, हम वर्ड से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वेरी इजी टू से, बट लॉ ने ना इसको सेग्रीगेट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने की भी मंजिल बना दी है, स्टेजेस बना दी हैं कि आप हर स्टेज के ऊपर लॉ को ऑब्जर्व करें, वो स्टेज मुकम्मल होती है तो आप अगली स्टेज में मूव कर सकते हैं, वरना नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं पहली स्टेज से। ये सारे एलिमेंट्स जो हम अब कुछ दिन डिस्कस करते रहेंगे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू करेंगे शायद हम लोग जाकर चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है, या चैप्टर नंबर 5 से। गालबन बात समझ आ रही है? तब तक सिर्फ हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे होंगे। लो जी, पहला एलिमेंट डिस्कस करने चलते हैं, दैट इज ऑफर। बड़ी सिंपल बात है। फॉर एग्जाम्पल, गुड नेम बेटे? वहीद। वहीद, राइट? वलीद। वलीद, सपोज जी वलीद साहब रिश्ता भिजवाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली शादी तो करनी है ना, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ वलीद साहब एक रिश्ता भिजवाते हैं, इंटेंशन क्या होती है रिश्ता भिजवाने के पीछे? हाँ, या हाँ आएगी या ना आएगी, ठीक है, ऐसे ही है ना, मकसद यही है ना। इसका मतलब प्रपोजल भिजवाया जा रहा है दूसरे बंदे की रजामंदी हासिल करने के लिए, उसकी इसेंट हासिल करने के लिए। बात समझ आ रही है? तो इनफैक्ट ये बंदा क्या कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है, ठीक है। वो अलग बात है वो कहीं अपना कार्टून अपने पास रखें, हमें आपका बांदर पसंद नहीं आया, ठीक है, बुरा नहीं माना, आपको नहीं कह रहा, वैसी जर्नल एग्जाम्पल है। सो इट मीन्स कि ऑफर क्या हुई फिर, जब एक पर्सन अपना प्रपोजल सेंड करता है, अपनी विलिंगनेस सेंड करता है टू डू समथिंग,
और नॉट टू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन। सिंपल आसान लफ्जों में 2 लफ्ज बोले मैंने। इसका मतलब ऑफर का मतलब यह है कि एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। वो आपके लिए कुछ करना चाहता है या किसी काम से रुक जाना चाहता है। जैसा दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दोनों तरह की ऑफर हो सकती हैं। सपोज मैं कहूं कि मैं क्रिस्टियन को कहता हूं कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, दैट्स एन ऑफर कि मैं आई वांट टू डू समथिंग फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, ऑन योर प्लेटफॉर्म, राइट। बट इसका एक दूसरा सिनेरियो अक्सर आप देखते हो, सेलिब्रिटीज जो हैं, ये जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, ये आपको एक ही चैनल पे एक शक्लें नजर आती हैं, किसी दूसरे चैनल पे नजर नहीं आती। मतलब आपको जो जियो वाली शक्लें हैं वो दूसरे चैनल पे नजर नहीं आएंगी। ऐसा क्यों है? बनती नहीं आपस में इनकी? कॉन्ट्रैक्ट किया होगा किस किस्म का? आप कहीं और काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस ने एक प्रॉमिस किया हुआ है नॉट टू डू समथिंग, कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि जितनी देर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम। तो ये भी तो एक ऑफर है जिसे उस प्रोडक्शन हाउस वाले ने, AR वाले ने, जो भी है, जो भी हैं ARY और कौन से हैं, हम जो भी टीवी जो भी सारे हैं फजूल, उन सब ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ। बात समझ आ रही है? सो ऑफर समझ आई। और ऑफर आपने की, सपोज अभी हमारे वलीद साहब ने रिश्ता भिजवाया, आगे से एक्सेप्टेंस आ गई, कामयाब हो सकता है बेचारा, क्या हो गया? वैसे भी इसने, मुझे याद है मेरे एक दोस्त क्वालिफाई किया तो उसके बाद उसकी शादी थी, कार्ड पे लिखवाया खुरम ACA, क्या बात। सो ऐसा रिश्ता जाएगा तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। वो अगर अक्सर होता है रिश्ता ख़राब होना, पता नहीं आप लोग इसको इस तरह देखते हो कि नहीं, लेकिन अक्सर रिश्ता ख़राब होना तो एक ही बड़ा प्यारा मुसलमानों ने रखा हुआ है अपने पास कि इस्तिखारा ठीक नहीं आया, ठीक है। आप गरीब हैं तो समझ लें दूसरी साइड से इस्तिखारा अच्छा नहीं आ रहा, और आप क्वालिफाइड हैं तो इस्तिखारा भी ठीक है, सारे बाबे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सो इसका मतलब है व्हेन अ पर्सन गिव हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, इन फैक्ट ही इज मेकिंग एन ऑफर। और अगर दूसरा बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो इट मींस इट वुड बी टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस। ऐसे केस में, मैं अब इसको मिटा दूं प्लीज, जगह बहुत कम है हमारे पास, लिमिटेड सी जगह है। ऐसे केस में अगर फॉर एग्जाम्पल, ऐसे केस में अगर ये पर्सन, सपोज ये वलीद साहब थे हमारे, इन्होंने ऑफर की और मिस्टर कोई एक्स हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो इनफैक्ट दिस पर्सन वुड बी कॉल्ड ऑफरर एंड दैट पर्सन हु इज मेकिंग एन एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एक्सेप्टर, और यू कैन कॉल इट ऑफरी। आप इसे ऑफरी भी कह सकते हो और एक्सेप्टर भी कह सकते हो। मींस द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर एंड द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी और एक्सेप्टर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, आप इसे ऑफरी कहोगे, उसकी रीजन है जब ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा तो लॉ कहेगा इसके नाम चेंज कर लो, अब इसे एक्सेप्टर कह लो। बात समझ आ रही है? स्टेजेस समझ आ रही हैं? ओके। जो ही ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाती है इन दोनों के नाम चेंज हो जाते हैं। ऑफरर बिकम्स, यू कैन कॉल इट अ प्रोमिसर एंड ऑफरी वुड बिकम अ प्रोमिजी। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नामों का फर्क आ गया। बात समझ आ रही? तो आप इसे ऑफरर भी कह सकते हो, ऑफरी भी कह सकते हो। लेटर ऑन जब वो एक दूसरे के साथ एक की ऑफर दूसरा एक्सेप्ट कर ले, इट वुड बिकम, अच्छा अब मैं जरा इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, जगह बहुत लिमिटेड है, मैं इसमें, मेरा कोई कसूर नहीं है, हम इसको जरा थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली सेट कर लेते हैं प्लीज। वलीद थे और यहां पे हमारे पास मिस्टर एक्स थे, ठीक है जी। इन्होंने ऑफर की, इनको हमने कह दिया ऑफरर, इनको ऑफर की गई, इनको हमने कह दिया ऑफरी, ठीक है। वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, यही चीज जो एग्रीमेंट होने जा रहा था, यही जो इनके दरमियान टर्म्स तय हो रही थी, इट विल बिकम अ प्रॉमिस। ये जो ऑफर है अब ये लॉ की नजर में प्रॉमिस बन जाएगी। स्टेजेस हैं और कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, सिर्फ स्टेजेस डिफाइन की जा रही हैं ताकि कल को ये देखा जा सके कि किस स्टेज के ऊपर इनका आपस में जो बातचीत चल रही थी वो किस स्टेज पे थी। ऐसे नहीं कहा जाएगा इनका कॉन्ट्रैक्ट, ना ना ना, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना,
हो सकता है वो ऑफर ही वैलिड ना हो सकता है वो एक्सेप्टेंस ही वैलिड ना हो सकता है उसके अंदर मजीद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो वैलिड एलिमेंट्स ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है। बात समझ आ रही है आप सबको? सो जब ही जो ही ये प्रॉमिस बना, दिस पर्सन वुड बी कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द अदर पर्सन वुड बी कॉल्ड द प्रॉमिसी। यहां तक बात क्लियर है जी? इफ दिस प्रॉमिस बैक्ड बाय कंसिडरेशन, backed by consideration mean consideration क्या है? The benefits under the contract. It's a two-way benefit. अच्छा, हम आगे चल के पढ़ेंगे कुछ exceptions, वो बात की बात है। Right now, two-way benefits under the contract. दोनों के लिए कोई फायदा। अच्छा, ये फायदा जो है ना, इसका मतलब है consideration means the benefits under the contract. अब ये benefits monetary भी हो सकते हैं, non monetary भी हो सकते हैं। For example, वलीद साहब यहां पे कुछ गुड्स ऑफर कर रहे हैं और मिस्टर एक्स कहते हैं ओके ठीक है मैं आपको 50,000 पे करूंगा। सो बताइए जरा वलीद के लिए बेनिफिट क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? 50,000 रुपीज। एरो का निशान आपको शो करेगा डायरेक्शन, मूवमेंट। सो वलीद के लिए बेनिफिट क्या है? 50,000 मॉनिटरी बेनिफिट। मिस्टर एक्स के लिए बेनिफिट क्या है? गुड्स, नॉन मॉनिटरी। सो बेनिफिट यानी कंसिडरेशन मॉनिटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकती है। अच्छा, लॉ को इस बात में कोई तकलीफ नहीं है कि आपकी कंसिडरेशन बेनिफिट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर तुम दोनों मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? लॉ को कोई तकलीफ नहीं है अगर दो पार्टीज आपस में मिलकर मैं अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में बेच दूं या 10,000 में बेच दूं, लॉ अगर मैं अपनी रजामंदी से कर रहा हूं, इसे हम कहते हैं फ्री कॉन्सेंट। हम इंशाल्लाह लेटर ऑन इस पर डिस्कस करेंगे, तो मैं आसान लफ्ज बोल देता हूं अभी, रजामंदी। अगर मैं अपनी खुशी से अपनी प्रॉपर्टी 50 लाख की प्रॉपर्टी 10,000 में बेच दूं, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। सो सिग्निफिकेंस of the consideration have no value। कि भाई आपने अपनी प्रॉपर्टी कोड़ी के दामों बेच दी, हमें कोई परवाह नहीं, प्रोवाइडेड दैट कि मेरी कंसेंट फ्री थी। ये नहीं है कि मेरे किसी लव्ड वंस के सर पे बंदूक लगाई हुई है और मुझे कहा जा रहा है पेपर पे साइन कर, जिस तरह इंडियन फिल्म्स में बहुत कॉमनली आप देखते हो, ठीक है ना? सो वो वाला हो। अदरवाइज अगर मैं फ्रीली खुशी से दे रहा हूं तो यस आई कैन डू दैट। इज दैट क्लियर? सो अगर आपके प्रॉमिस के साथ आपकी कंसिडरेशन जुड़ी हो तो लॉ कहता है देन इट विल बी कॉल्ड एग्रीमेंट। तब हम कहेंगे वलीद और मिस्टर एक्स के दरमियान एक एग्रीमेंट है, एक लॉफुल एग्रीमेंट। बात समझ आ रही है? ओके। अच्छा, अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो तब जाके आप कहेंगे कि वलीद और मिस्टर एक्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जांपल लीजिए चेंज कर लेते हैं, यहां पे मिस्टर एक्स की जगह सलमान कर लेते हैं। सलमान और वलीद के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हो रही है। वलीद साहब ने कहा सर 50,000 दें, बेहतरीन किस्म की आपको चर्च की 2 पूड़ियां लाके देता हूं, आप भी खुश मैं भी खुश। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ जरा समझो, यहां से क्या मिलने वाला है? चर्च मिलने वाली है। लो जी, ठीक है जी। मैंने कहा मैं बहुत जज्बाती हो गया, मैंने कहा एडवांस ले दूं 50,000, एडवांस पेमेंट, ठीक है, खुशी में। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या ऑफर थी? एक्सेप्टेंस हुई लॉ की नजर में? प्रॉमिस बन गया? प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन मौजूद है दोनों पार्टीज के लिए? 2-वे कंसिडरेशन होनी चाहिए, दोनों के लिए कंसिडरेशन मौजूद है। वलीद के लिए 50,000, मेरे लिए वो सुकून, ठीक है। सो इन टेक्निकली यस कंसिडरेशन भी मौजूद है। कंसिडरेशन मौजूद है तो मतलब एग्रीमेंट है हम दोनों के दरमियान। अच्छा, फॉर एग्जांपल 50,000 देके पूड़ियां नहीं देता, मैं चला गया कोर्ट, मैं जनाबे वाला 50,000 लिया है, पूड़ी नहीं दे रहा। उन्होंने कहना उसको छोड़ तू पहले अंदर आ, ठीक है, तेरी तबीयत साफ करें हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कंसिडरेशन जो है मौजूद तो है बट लॉफुल नहीं है। आपकी कंसिडरेशन जो है, जो बेनिफिट, या आपसे यूं कहें कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट मोर और लेस आर द सेम थिंग, तो वो इसको इकट्ठा कई दफा लॉ बोलता है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट।
सो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बात समझ आ रही है? सो इसका मतलब ये हुआ कि सारी बातें दुरुस्त होती आ रही थी, बट यहां पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो गया। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। लॉ की नजर में तो कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है। लॉ इसी पे डिसाइड कर देगा कि कंसिडरेशन अनलॉफुल थी, इसलिए आपका केस डिसमिस करता हूं। ठीक है, ये लॉफुल केस है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं लॉ की नजर में, तो केस काहे का? बात समझ आ रही है कुछ? अच्छा, अब एक और सिनेरियो जरा, इनफोर्सेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल एज्यूम करें, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूं वैसे। सपोज मैं अपनी मिसेस को कहूं जी कि आप अगर 15 मिनट खामोश रहें तो आपको एक सूट दिलाऊंगा। अच्छा, 15 मिनट भी बहुत ब्लेसिंग है, अभी आप मैरिड नहीं हो ना। आप 15 मिनट खामोश रहें तो मैं आपको एक सूट दिलाऊंगा। ठीक है जी। अब वो बेचारी मरे क्या ना करे, वो बेचारी खामोश हो गई। तो सपोज अब कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है सलमान के दरमियान और मिसेस सलमान के दरमियान। मैंने ऑफर किया है ऐसे लाइमलाइट का सूट अवेलेबल, ठीक है, और उनके लिए मेरे लिए क्या मिल रहा है यहां पे कंसिडरेशन? सुकून। ठीक है, सपोज 15 मिनट का सुकून। सो कंसिडरेशन, इसका मतलब ऑफर भी थी, एक्सेप्टेंस भी थी, प्रॉमिस भी ठीक है। कंसिडरेशन लॉफुल है कि अनलॉफुल? खुदा का खौफ हो यार, अनलॉफुल क्या है इसमें? नहीं नहीं, इसमें अनलॉफुल क्या, प्रोहिबिटेड है क्या एक्टिविटी? बेगम को सूट लेके देना गुनाह है कभी? है नहीं ना, लेके दे सकते हो ना, तो ठीक है जी। सो कंसिडरेशन भी लॉफुल हो गई। सो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर सलमान एंड मिसेस सलमान। अब पॉइंट ये आता है, क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं? अब फॉर एग्जांपल 15 मिनट वो बेचारी खामोश रहे और 15 मिनट के बाद कहे चलो जी चलते हैं अब सूट लेने, और मैं आगे कहूं कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, और वो सीरियस हो जाए आगे से, बुलाओ वकील, मियां अंदर कराओ। ठीक है, कि इसने अपना वादा पूरा, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है यहां पे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है भी या नहीं? तो यहां पे याद रखिए कि जो भी आपके, अब यहां पे जगह नहीं बची, यहां पे लिख देता हूं, जो भी आपके सोशल अरेंजमेंट्स होते हैं, या मैं यूं कहूं, यूं कह लेते चले, जो भी आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स होते हैं, इन रिलेशनशिप्स के अंदर कभी भी ये इंटेंशन नहीं होती कि हमने लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी है। यानी लॉ किस तरह कह रहा है? लॉ कह रहा है एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही? क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है एक पार्टी की कि नहीं हो रही? देखो एक बात याद रखो छोटी सी यहीं से, एक पर्सन की ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक पर्सन की ऑब्लिगेशन दूसरे का क्या होगा? मेरी जो जिम्मेदारी है वो इसका क्या होगा? राइट। और इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो मेरे राइट्स। सो इनफैक्ट जब कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करती तो वो दूसरे का राइट डैमेज करती है। सपोज मैं अगर यहां पे अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ये मेरी ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर दैट सूट, बट दैट सेम सूट हैज अ राइट ऑफ द अदर पार्टी। बात समझ पा रहे हो? सो एक की ऑब्लिगेशन दूसरे का राइट है और दूसरे की ऑब्लिगेशन पहले का राइट है। सो अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करती तो दूसरे का राइट डैमेज करती है। यही रीजन है जब आपका राइट डैमेज होता है तो ऐसी पार्टी रोते रोते कोर्ट के पास पहुंच जाती है। इसे कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ कोई पैड़ी हुई हो। ठीक है, मजलूम बेचारी, एग्रीव्ड पार्टी। मैं टेक्निकल जार्गन बोल रहा हूं लॉ का, एग्रीव्ड पार्टी। उसके बाद राइट होता है कि अगर आप उसका राइट डैमेज करें तो वो कोर्ट के पास चली जाइए अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए। पॉइंट ये आता है, क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है इस एग्रीमेंट के अंदर? एग्रीमेंट तक तो पहुंच गए हैं, क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है क्या लीगल ऑब्लिगेशन है? तो क्या डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कभी होता है कि आपकी इंटेंशन ये होती है कि केस कर दूंगा बेगम के ऊपर, या बेगम सोचे मैं केस कर दूंगी हस्बैंड के ऊपर, भाई बहन के ऊपर सोचे? नहीं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर पहली अजम्पशन जो दिमाग में आती है वो ये होती है कि यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करना चाहता कोई।
बात समझ आ रही है? इसीलिए आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो पहली अजम्पशन है वो ये है कि इधर इन्फोर्सेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मैं 3 लफ्ज बोले, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। इसके बरक्स अगर आपने कुछ तय कर लिया हो तो जैसा आपने तय किया वही लॉ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या दो भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी के एक्सचेंज नहीं होती, सेल परचेज नहीं होती? होती है, लीगल डॉक्यूमेंट पे होती है। और अगर दूसरा भाई पैसे ना दे तो क्या वो केस नहीं कर सकता? कर सकता है। अब क्यों कर सकता है? ये भी तो डोमेस्टिक रिलेशन है, बिकॉज आपकी इंटेंशन क्लियर है। अब वो जो लीगल डॉक्यूमेंट आप दो भाई आपस में या बहन भाई आपस में यूज कर रहे हैं, वो लीगल पेपर, वो स्टैम्प पेपर, वो इस बात का सबूत है कि आप बहन भाई की इंटेंशन है कि अगर किसी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना की तो दूसरा पर्सन कोर्ट चला जाएगा। कुछ बात समझ आई? तो मैंने कहा मेरी अजम्पशन पहली ये है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती अनलेस अदरवाइज एग्रीड। इसके बरक्स अगर आप कुछ तय कर लें। सबको समझ आ गई? अच्छा, दूसरी बात, व्हाट अबाउट द कमर्शियल एग्रीमेंट्स? ये तो सोशल हो गए ना, ये तो डोमेस्टिक हो गए। व्हाट अबाउट द कमर्शियल एग्रीमेंट्स? एक दुकानदार जब डील कर रहा होता है तो उसके बैक एंड पे क्या इंटेंशन होती है कि तू पैसे ना दे, कोर्ट केस फाइल करूंगा। पहली अजम्पशन ही उसकी यही होती है। सो इसका मतलब कमर्शियल रिलेशनशिप में पहली अजम्पशन होती है कि यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। इसके बरक्स अगर आप कुछ तय कर लें तो वो आपकी मर्जी है। कुछ पल्ले बड़ी बात। तो मैंने 2 बातें समझाई हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर पहली अजम्पशन है कि यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इसके बरक्स कुछ हो जाए। और दूसरी बात, कमर्शियल एग्रीमेंट में हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है अनलेस अदरवाइज। यहां तक सब बातें समझ आई हैं? पक्की बात है। अच्छा, अब इसको अगर आगे लेके चलूं, थोड़ी सी बात और फिर हम रीडिंग करते हैं। ये नोट कर लिए, मैं रेज कर सकता हूं? कर लो। एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम रीडिंग कर लेंगे। जी डन? हो गया? बेटा ये सारी चीजें वैसे बनी भी होंगी ऑलरेडी बुक में। यहां तक समझ आ रहा है? इजी है? ओके। अच्छा जी, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो हम बात कर रहे थे ऑफर की और एक्सेप्टेंस की, राइट? सो ऑफर जो है बेटे, कई मॉड्स हैं। अब बस मैं मॉड डिस्कस करने लगा हूं। ऑफर जो है, ये सलमान साहब अगर ऑफर कर रहे हैं किसी भी किस्म की, से गुड्स की ऑफर कर रहे हैं टू मिस्टर से वलीद थे, ओके, सो वट एवर द ऑफर इज, ये ऑफर सलमान साहब रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हैं, राइट? कॉल पे भी तो कह सकते हैं। सो इफ अ पर्सन मेकिंग एन ऑफर आइदर थ्रू रिटन वर्ड्स और ऑरली थ्रू ओवर अ टेलीफोन, मॉड है ना, डिपेंड ऑन कौन सा मॉड यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसी ऑफर की जा रही हो तो ऐसी ऑफर को कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। सो एक्सप्रेस का वर्ड जब भी कहा जाएगा एक्सप्रेस्ड ऑफर, इट मींस आइदर इट वुड बी इन अ रिटन फॉर्म और ऑरल फॉर्म। सेम लाइकवाइज फॉर एक्सेप्टेंस, वलीद भी तो यही काम कर सकता है। सो वलीद की ऑफर भी, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकते हो। इसका मतलब है ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात मुझे जी बेटा।
अगर ओरली दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सो एक्सप्रेस ऑफर थी, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस थी और एक्सप्रेस्ड वे में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट उसको सू किया जाए तो फिर वो रिटन फॉर्म में तो उसकी कोई फॉर्म नहीं होगी। देखो याद रखना, लॉ के अंदर बहुत से, जैसे हम कुछ एक्ट पढ़ रहे होंगे, ऑरल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट की है। बोलता हूं ऑरल कॉन्ट्रैक्ट की भी वही वैल्यू है, वही प्रेस्टीज है लॉ की नजर में जो रिटन की है। डिपेंड करता है कि प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ कि साबित कैसे किया जाएगा वो मुश्किल हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइट खत्म हो जाता है कि आपने ऑरल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो अब आप केस नहीं फाइल कर सकते, नहीं, ये मतलब नहीं है, ठीक है। साबित करना मुश्किल हो जाता है, जिस तरह हमने इतने केसेस किए हैं नैब वालों ने नवाज फैमिली पे, साबित करना मुश्किल है, केस तो कर सकते हैं। सो केस साबित करना मुश्किल हो जाए वो एक अलग मैटर है, ये मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, चलते चलाते एक और वर्ड मैंने बोला अभी, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, चलो यहीं पे बस समझ जाएं वर्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ, या इसको यूं बोले ऑनस ऑफ प्रूफ भी बोलते हैं, ऑनस ऑफ प्रूफ। मैं कुछ साथ साथ ना रोज कोई एक आधा वर्ड ऐसा शेयर किया करूंगा जिनका मतलब मैं समझा दिया करूंगा, ताकि आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी आहिस्ता आहिस्ता, जब ये वर्ड एक्चुअली आपकी बुक में आपको नजर आएंगे तो आपको एक अवेयरनेस, एक आपकी उसके साथ अलाइंस हो चुकी होगी। सो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है भाई, साबित कौन करेगा, केस तो हो गया, साबित कौन करेगा, बात समझ आई है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है बर्डन किस पे है, साबित करने का बर्डन किस पे है। ऑनस ऑफ प्रूफ का भी सेम मतलब है, दोनों टेक्निकल जार्गन आप कोई भी यूज करते। जिस तरह नैब ने इतनी केसेस फाइल किए, जब ने लास्ट में नवाज शरीफ नाहल भी हुए एक दफा, ठीक है, एक दफा नहीं कई दफा हुए वैसे, चलो ये लास्ट दफा जो हुए हैं, ठीक है, उसमें नैब ने उन पे केस फाइल किया। अच्छा, इस मुल्क का कानून थोड़ा सा डिफरेंट है, या बल्कि सारे ही मुल्कों का कानून एक जैसा ही है कि कामयाब इंसान वो है जो अपने हिस्से के बेवकूफ़ पहले ढूंढ ले, इतनी सी बात है। बिजनेस भी यही है और सब कुछ यही चलता है, इसी कानून पे चलता है। सो होता क्या था, नवाज शरीफ बाहर आता था, पब्लिक कॉन्फ्रेंस करता था, कहता था हमसे इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है, एक भी सबूत नहीं है इनके पास, और मुझे 2 घंटे, कौम की बेटी को 2 घंटे बिठाया। वैसे कौम की बेटी रोज दलील हो रही होती सड़कों पर, लेकिन कौम की बेटी को 2 घंटे उन्होंने इज्जत से बिठाया अंदर, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, राइट। पीटीआई वाले बाहर आते थे तो आपने अक्सर बयान सुने होंगे, रसीदें नहीं दिखा रहे, इनसे कहो रसीदें दिखाएं, रसीदें दिखाएं, ऐसे कमेंट सुने आपने मीडिया पे बहुत कॉमनली। किसी बेवकूफ ने यह समझाने की कोशिश नहीं की उस वक्त आम, क्योंकि देखो वोटर को असल बात समझा दी तो फिर वोटर आपके पीछे कैसे लगेगा, किसी ना किसी बात पे तो लगाई रखना है ना, यही तो उनकी तरक्की का राज है। तो असूलन उस केस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो नवाज फैमिली पे था, कि नवाज फैमिली ने प्रूफ करना था कि जो इनकम है, जो फ्लैट्स हैं, वो हमारी लीगल सोर्स ऑफ इनकम से आए हैं, ये उन्होंने साबित करना था उस केस में, जिसे वो साबित नहीं कर सके। तभी वो पीटीआई वाले बेवकूफ आके बजाय ये लॉ समझाने के कि लॉ कहता है कि बर्डन इन्होंने साबित करना है, वो उल्टा रसीदें दिखाओ, इनसे को रसीदें दिखाएं, कोर्ट कह रहा है रसीदें दिखाएं। और भाई रसीदें से क्या समझानी है, इस तरह तो यही लगता रहा मीडिया से यही लगता रहा लोगों को कि या तो पीटीआई वाले गलत कह रहे हैं या वो वाले गलत कह रहे हैं। इनफैक्ट रियलिटी ये थी कि उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज फैमिली पे था, जिस पे केस हुआ था। वरना जर्नल रूल ये होता है, प्लीज, जर्नल रूल ये होता है, जो केस फाइल करता है वो ही साबित करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो केस फाइल करता है साबित भी वही करता है। जिस तरह जो केस फाइल करता है उसे कहते हैं पिटिशनर, द वन हु फाइल्स द पिटिशन, द वन हु फाइल्स द केस अगेंस्ट समवन, उसे कहते हैं पिटिशनर। तो जर्नल रूल ये है कि जो केस फाइल करता है साबित भी वही करता है। लेकिन उस केस में केस फाइल किया नैब ने, लेकिन साबित करना था नवाज फैमिली ने। तो इसका मतलब हुआ लॉ में ये गुंजाइश मौजूद है कि केस टू केस वेरी करेगा। अगर कोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि इस केस को कौन साबित करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, तो फिर उसी के ऊपर है। अगर कोर्ट साइलेंट हो तो फिर जिसने केस फाइल किया होता है वो ही साबित करता है। Is that clear? So the person who is filing the petition, who is filing the case is called petitioner.
और जो केस को डिफेंड करता है दूसरी पार्टी उसे कहते हैं डिफेंडेंट। बात समझ आई? ये जनरल रूल इंप्लीमेंट होता है पाकिस्तान की हाँ, सिंपल, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो यस, प्लेंटिफ के और सॉरी पिटिशनर केस बर्डन ऑफ प्रूफ साबित कर रहा होता। अगर कोर्ट नवाज फैमिली को ना कहती तो फिर नैब साबित करता कि मैं कैसे कह रहा हूं कि ये जो फ्लैट्स हैं ये इलीगल मनी से लिए गए हैं, फिर वो साबित करता। बट वो जो कॉन्सेप्ट है सीधे दिखाओ, वो इसलिए था कि नवाज फैमिली ने एविडेंस पेश करने थे। अगर आपको याद हो तो यही केस इमरान खान पे भी हुआ, जिसमें उसने फिर अपने वो जो लंदन का फ्लैट था जो उसे गिफ्ट में मिला था, जो उसे प्राइज मनी मिली थी फॉर मैचेस जो भी उसने किए थे, विन किए थे, आई डोंट नो। सो उसके केस में उसने जो उसकी सेल प्रोसीड थी, जो रसीद थी, वो उसकी एक्स वाइफ जो जमायमा है उसने शेयर की थी। फिर वो जो अमाउंट वहाँ से बेच के जो आई थी उसकी जमायमा ने रसीद शेयर की, और फिर जो बैंक ट्रांसफ़र हुआ उसके बैंक में रिकॉर्ड मौजूद था। दैट्स वाई वो जो आपको याद है कि अगर वो केस डिक्लेयर हुआ कि जी सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए, वो इसी वजह से हुए कि उसमें भी बर्डन ऑफ प्रूफ इमरान के ऊपर था कि वो साबित करे, और उसने किया। देखो, अगर आपने एक ट्रांजैक्शन बहुत लीगल की हो ना बैंकिंग, तो बैंक का डेटा मौजूद है, भावें 10 साल गुजर जाए या 20 साल गुजर जाए। मसला ये है कि इन लोगों ने नहीं यूज किया, और वो जो फ्लैट बना है इन रियलिटी यस वो इलीगल सोर्स ऑफ मनी से बना है। वरना आपकी आज भी प्राइम मिनिस्टर की जो तनख्वाह है वो 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, मैक्सिमम 2.5 लाख, गालबन इसके करीब घूमती है। तो उनके ज़माने में तो शायद कोई 1.5 लाख रुपए के करीब घूमती थी, और वो भी वो चैरिटी कर देते थे। मजाक नहीं कर रहा, ये दोनों भाई बहुत शौके हैं, ये चैरिटी कर देते थे। पता नहीं ये यूट्यूब पे ना डाली अब ये ना हो मैं अगले लेक्चर किसी और से पढ़वा रहा हूँ। सो रीज़न बता रहा हूँ, देखो जब आप ये काम कर रहे हो तो फिर आप सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी? वो आपका बिजनेस बन रहा था, वो कैसे बन रहा था, अब ये भी पॉइंट है। सो ये एक दो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से समझ आती है कि वो इलीगल सोर्स ऑफ मनी यूज की गई थी उसे ट्रांसफॉर्म किया गया था, ये हुआ बस। अच्छा चलो वापस आता हूं। सो पिटिशनर हु इज फाइलिंग द केस, इसी को प्लेंटिफ भी कहा जाता है, प्लेंटिफ का वर्ड भी यूज किया जाता है और दूसरा पर्सन जो डिफेंड करता है उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट, इसी को प्लेंटिफ भी कहा जाता है। प्लेंटिफ, दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं। पिटिशनर भी कहा जाता है। आपने अक्सर ये न्यूज में सुना होगा, पिटिशन फाइल कर दी है कोर्ट में, वो पिटिशन क्या है? केस, ठीक है। सो पिटिशन मींस पिटिशनर हु इज फाइलिंग द केस। तो अगर तो कुछ नहीं डिफाइंड तो फिर पिटिशनर साबित करेगा, और अगर डिफाइंड है कि किसने साबित करना है तो फिर कोर्ट जिसे स्पेसिफाई कर दे वो साबित करेगा। क्लियर? ओके। अच्छा, हम लोग कहां पे बात लास्ट पढ़ रहे थे? एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस समझ आ गया। अच्छा, इसका मतलब है ऑफर नहीं लिखना चाहिए। हम ये कह सकते हैं ऑफर भी एक्सप्रेस हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकती है, और अगर इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो वो एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर? एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इंप्लाइड, मतलब बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आप कभी किसी स्टेशन पे जाओ रेलवे स्टेशन या इन जगहों पे, तो अक्सर आपके पास कुछ लोग सामान उठाने के लिए आ जाते हैं आपके पास विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड वो आपका यूजुअली सामान पिक कर लेते हैं। इनफैक्ट वो अपने बिहेवियर से क्या शो कर रहे हैं? अल्लाह वास्ते का काम कर रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट वो आपका सामान उठाने का मकसद ही ये था कि वो आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, अपने बिहेवियर से अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं, और आप भी खामोशी से उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं अपनी सीट की तरफ। दैट्स अ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब यहां पे ऑफर भी इंप्लाइड थी बाय बिहेवियर, बाय गेस्चर, और एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड थी। लाइकवाइज शू पॉलिशर, यूजुअली आप एग्जांपल देखोगे, शू पॉलिशर भी यही काम करता है बेचारा। वो फौरन से आपके शू पॉलिश करना शुरू कर देता है जबरदस्ती। अल्लाह वास्ते कर रहा है? नहीं, इंटेंशन है कि वो आपको ऑफर कर रहा है इम्प्लाइडली, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, अपने गेस्चर से, और आप भी उसे अगर प्रेजेंट कर देते हो अपने शूज, इसका मतलब आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब होगा कि फिर ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। लाइकवाइज आपकी एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। बात समझ आ गई जी?
चलो जरा आप पढ़ते हैं फिर, आ जाओ जी चैप्टर। अच्छा एक और चीज, इस चैप्टर के अंदर आप हेडिंग से देखो तो हम पढ़ेंगे ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। अभी हमने जेनेरिकली डिस्कस किया, अभी हम वन बाय वन इन तीनों एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। दो एलिमेंट्स हैं इनफैक्ट, ऑफर और एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉ करना, रिवोक करना, विड्रॉ करना। सो इसका मतलब है इस चैप्टर के अंदर हमें मिलेगा कि जो आपने फर्स्ट टू एलिमेंट डिस्कस किए हैं उनकी वैलिडिटी कैसे इंश्योर होगी। लॉ की नजर में कब कहेंगे कि ये एक वैलिड ऑफर है और कब कहेंगे कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। क्लियर? चलो आजो जी पढ़ते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1872 का है। मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे आ रहा हूं। प्रपोजल, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा बेहतर कर लूं आप लोगों के लिए। That one is good. Okay. Proposal, when one person signifies to another his willingness to do something or to abstain from doing, mean not doing something, ठीक है, not to do something with a view, मकसद क्या है? To obtain the assent of the other, दूसरे की रजामंदी हासिल करना। He is said to make a proposal. Proposal is also called an offer. Simple. Please example 1 पढ़िए। अच्छा इस पूरे उसमें सेशन में एग्जाम्पल्स आप लोग खुद पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये बात इस हैबिट बनानी है कि कोई भी ऐसी एग्जाम्पल जो समझ ना आए तो बिला झिझक आप लोगों ने डिस्कस करनी है। इज दैट क्लियर? प्लीज एग्जाम्पल 1 पढ़िए। डन? चल सकता हूं आगे? So when the person to whom the proposal is made signifies his assent to it, अपना acceptance दे दें, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a, तो वो चार्ट याद है, promise बन जाता है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो ये इन दोनों के दरमियान प्रॉमिस बन गया। सो आगे डेफिनेशन, ये आपको डायग्राम भी समझ आ गई। चलूं आगे? एग्जाम्पल 2 पढ़िए प्लीज। The person making a proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called the, सिंपल नाम चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तो बल्कि ये भी कह सकता हूं कि प्रोमिजर या प्रोमिजी कुछ मैटर नहीं करता, ये तो जस्ट पोजीशन है कि ऑफर किसने की और एक्सेप्ट किसने की। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल 3 पढ़िए प्लीज। Done? Promiser is also called offerer and promisee is also called offeree. Duplicate names share हो गए, लेकिन मैं तरतीब समझा दिया कि पहले ऑफरर और ऑफरी कहते हैं, फिर उसके बन जाए तो हम उसे कहते हैं प्रोमिजर और प्रोमिसी। ओके, एवरी प्रॉमिस अब नाउ फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी टू वे कंसिडरेशन हो, दोनों के लिए बेनिफिट मौजूद हो, इस एन एग्रीमेंट, तब हम उसे कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। इज दैट क्लियर? चलूं आगे? एग्जाम्पल 4 पढ़िए प्लीज। एक मिनट, मैं इसको मूव अप कर देता हूं। डन? सो सबने पढ़ ली एग्जाम्पल 4? सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, नाउ अब आके कॉन्ट्रैक्ट बना जब एनफोर्सेबिलिटी आई। अच्छा, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? इससे पहले एक और छोटी सी बात, बस लास्ट देखो, अगर मैं इसको कुछ यूं शेयर करूं, कि सपोज ये तमाम एग्रीमेंट्स हैं, तो इनमें से, इस एग्रीमेंट्स में से कॉन्ट्रैक्ट वही बनेंगे जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि वो एग्रीमेंट की स्टेज क्रॉस करके एनफोर्सेबिलिटी की स्टेज को पार करके कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो टेक्निकली मैं कह सकता हूं कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट हैं, लेकिन तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हो सकता है वो एनफोर्सेबिलिटी की स्टेज को पार ना करे। ओके,
एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब है एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय law. The parties to an agreement must be bound to perform their promises and in case of default by either of them must intend to sue. मतलब एक पार्टी ने अगर डिफॉल्ट किया तो दूसरी पार्टी उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है. इंटेंड टू sue. सो जो पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करते हम उसे यूजली टर्म किया करेंगे, उसे कहा करेंगे डिफॉल्टिंग पार्टी. और जिस पार्टी के साथ पैड़ी हुई है, जिसके राइट्स डैमेज हुए हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी. इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मोरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन. लॉ को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है रिलीजियस ऑब्लिगेशन पूरी हो रही है नहीं हो रही. इवन कि तुम्हारा टैक्स भी जो है वो क्या कहता है चोरी करो मुझे हिस्सा दे दो बाकी खैर है. तुमने कभी सुना एमनेस्टी स्कीम्स का? कभी सुना नहीं? ना करो, पाकिस्तान में रहते हो एमनेस्टी स्कीम्स नहीं पता? एमनेस्टी स्कीम्स क्या होती हैं जी कि आखिर में जब साल के आखिर में चोर नहीं पकड़े जाते तो उनको कहा जाता है कि हम आपको एमनेस्टी स्कीम देते हैं. एमनेस्टी स्कीम क्या है? आपकी जितनी भी काला धन है, आपका जितनी भी इलीगल मनी है, आप उसको शो करवाएं. उसके ऊपर अगर वो डोमेस्टिक चोरी है तो 4% दें और अगर इंटरनेशनल चोरी है तो 5% दें और अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करवा लें. और मज़ेदार बात यह है उसमें लिखा जाता है कि कभी भी ज़िंदगी में दोबारा जो आप प्रॉपर्टी वाइट कराएंगे उसके बारे में कोर्ट केस फाइल नहीं हो सकता. मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी वाइट हुई उस पर कभी सवाल नहीं उठा, उंगली कभी नहीं उठाई जाएगी. हम वो उंगली ही तोड़ देंगे जो आपकी तरफ उठेगी. सो आप अपनी प्रॉपर्टी वाइट करवा लें. सो ये है एमनेस्टी स्कीम. इसका मतलब हमें रिलीजियस से कोई ताल्लुक नहीं है. आप हराम का कमाएं या हलाल का, हमें 4% 5% दे, बाकी आप जो मर्जी करें. सो लॉ को कोई ताल्लुक नहीं है लॉ का रिलीजन से दूर दूर तक. नो डाउट हमने अपना लॉ जो बनाया हुआ है वो यही, आप बल्कि आप लोग तो थक गए होंगे पढ़ पढ़ के 1973 का आइन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ पढ़ के थक गए कि आइन जो है वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक होगा. ठीक है, हाँ, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक होगा. तो जनाबे वाला कुछ ऐसा ही है हमारा कानून कि हमें फर्क नहीं पड़ता. सो जनाबे वाला एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ हमें सोशल. अब ये जो मियाँ बीवी के दरमियान ऑब्लिगेशन थी ये सोशल ऑब्लिगेशन थी, मोरल ऑब्लिगेशन नहीं, फर्क पड़ता हमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी तो हम कहेंगे ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, अदरवाइज नहीं. बेशक उससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही हो, मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट, डज नॉट मैटर. ठीक है जी. सो एग्जाम्पल 5 प्लीज पढ़िए. जी क्लियर है? इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट के केस में द यूजुअल अजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. मियाँ बीवी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पहली अजम्पशन यही है उसमें कि ये दोनों लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहे अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, या इसके बरक्स कुछ वो तय कर लें, इंटेंशन क्लियर हो उस केस में. फिर in commercial or business agreements the usual assumption is that the party intend to create legal relationship unless otherwise agreed upon. इन इसके बरक्स कुछ तय कर लें, वरना हम ये अज्यूम करेंगे अगर कोई हमारे सामने कमर्शियल एग्रीमेंट आया तो हम हमेशा ये कहेंगे कि इसमें पार्टीज की इंटेंशन है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट की जाए. क्लियर सबको? अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे याद करिएगा, मैं आप लोगों से कल आपको साथ शेयर करूंगा. ठीक है. अच्छा, एग्जाम्पल 6 प्लीज पढ़िए एक दफा. जी डन, सबने पढ़ लिए? चलो एक दफा जल्दी से अभी इसी की प्रैक्टिस क्वेश्चन एक दफा कि ठीक है कल दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला. ओके जी. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. If I offer acceptance of any promise is made in words, spoken or written,
is called to be expressed. If the offer acceptance is made otherwise than in word, means by gesture, by behavior, the promise is said to be implied. Please example 7 और 8 पढ़िए. ओके, समझ आया जी? ओके, बिफोर दैट जस्ट अ मिनट, एक मैं चाहूँगा कि आप लोग, अच्छा जी, ये कुछ केस स्टडीज़ हैं जो आपको नज़र आ रहा है ना, MCQ. ये एक्चुअली MC कुचल एक इंडियन ऑथर हैं. MCK जो है, MC कुचल एक इंडियन ऑथर हैं. इनकी एक बहुत खूबसूरत बुक थी किसी ज़माने में मर्केंटाइल लॉ के ऊपर, यानी बिजनेस लॉ के ऊपर. मर्केंटाइल का वर्ड मर्चेंट से निकला है, मीन्स द ट्रेडर. सो बिजनेस लॉ के ऊपर उनकी एक बड़ी अच्छी बुक थी जिसमें उन्होंने कुछ केसेस जो रियल केसेस थे वो एक्यूमुलेट किए हुए थे, एक जगह पे पाइल अप किए हुए थे, कंपाइल किए हुए थे. तो मैंने उसमें से कुछ केसेस हाईलाइट किए हैं जो रेलिवेंट हैं, बाकी इररेलेवेंट थे सारे, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है. सो उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता हूँ. जस्ट अ मिनट. ले जी, हम लोग पहले पढ़ते हैं जी 1, 2 एंड 5 जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप से रिलेट करती है. तो प्लीज़ आप इस 1, 2 को पहले पढ़ लें एक दफ़ा, फिर हम 5 पे चलते हैं. ये छोटे छोटे से केसेस हैं, ये रियल नहीं है, ये जस्ट उन्होंने बनाए हुए हैं. कुछ रियल केसेस आएंगे. रियल केसेस कैसे पता लगेंगे? उनके साथ टाइटल लिखा होगा, टाइटल ऑफ द केस, कि ये कौन सा केस था जो आपस में हुआ था पार्टीज के दरमियान. जल्दी से एक दफ़ा 1 और 2 पढ़ लीजिए. सर केस एज एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मतलब नहीं, केस एज एमसीक्यूज, यस. अच्छा, उस तरह आपसे कोई टेस्टिंग होनी हो, यस, हो सकती है. हाँ, इस तरह की चीज़ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है. उस पर आई कैप का कोई डिफाइंड रूल नहीं है, करता भी रहा है और कई दफ़ा नहीं भी किया. जी 1, 2 प्लीज. डन. एक दफ़ा 5 भी पढ़ लीजिए. ये देखिए, अब ओरिजिनल केस है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. अब पता कैसे चलता है? एक्चुअली देखो, अगर फॉर एग्जांपल सलमान केस फाइल करता है वलीद के खिलाफ, तो नाम, पिटिशनर का नाम हमेशा सीक्वेंस में, टाइटल में पहले लिखा जाता है. अब यहां पे चूंकि नाम सेम है, शायद ये देख लीजिए, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल जो भी है. सो इसका मतलब है हरभजन लाल इज द पिटिशनर हु इज फाइलिंग द केस, हु इज फाइलिंग द पिटिशन, या इसे प्लेंटिफ भी कहा जाता है. और ये पर्सन कौन होगा? डिफेंडेंट. तो लिखने का जो टाइटल लिखने का अंदाज है, कभी कोर्ट केस पढ़ने का मौका मिले तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि टाइटल में जो पहला नाम है वो प्लेंटिफ का है. वो के जैसा अगर मैं कहूँ नैब और नवाज फैमिली के दरमियान कैसे हुआ होगा, तो नैब वर्सेस नवाज फैमिली. ठीक है जी. प्लीज एग्जाम्पल 5 पढ़िए. सो ये ओरिजिनल केस है, लेकिन उन्होंने इसमें से फेच करके थोड़ा सा डाटा यहां पे प्लेस कर दिया आप लोगों के लिए. अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं इससे, और कुछ नहीं बिल्ड कर रहे. ठीक है जी. चलो जी, ये हो गया. तो फिर हम 6 पे आते हैं. 6 पढ़िए प्लीज. जी, इसका सोल्यूशन भी पढ़ लीजिए. ऊपर से पढ़ लिया सबने? चलो सोल्यूशन भी पढ़ लीजिए प्लीज. ऑनलाइन वाले प्लीज, जो बुक, जिनको बुक चाहिए वो टीए रूम में मिस महक होती है, उनसे रब्ता कर लें. ठीक है जी. डन 6. ओके जी. इसके अलावा बस एक छोटी सी और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ लें, उसके बाद छुट्टी करते हैं. प्लीज़ 3 पढ़ लें. वैसे वही होगी जो आपकी बुक में भी होगी. एक्चुअली यहीं से कॉपी की हुई है एग्जाम्पल्स आपकी बुक में ना, ऑथर ने. नहीं, कुछ भी नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, ना परेशान हो, क्योंकि ये नॉलेज आपको ज़रूरी नहीं है. ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये पेपर में नहीं आना. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है बस. इसलिए ये मैं दूंगा भी नहीं, कॉपियर को भी नहीं दूंगा, ज़रूरत नहीं है. ये बस इसी क्लास में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, उसके बाद आपकी बुक काफ़ी है. ये बात जब भी आप पढ़ेंगे आपको कोई ना कोई बात यहाँ से लिंक कर जाएगी. सो इसलिए इसको याद करना या ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी.
और ये इतनी बेसिक है कि ये पेपर में केस स्टडी भी नहीं आनी, ठीक है। एक बहुत बड़ी केस स्टडी का छोटा सा हिस्सा ये हो सकती है, लेकिन कभी ऐसे सेपरेट केस स्टडी पेपर में आए नहीं, ये नहीं होने वाला। आप प्रोफेशनल स्टेज के ऊपर हैं, ठीक है। ले जी, इसके साथ ही इख्तिताम करते हैं। कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट कल शुरू करेंगे। अल्लाह ताला सबको आसानी फरमाए, लेकिन प्लीज़ बुक्स अरेंज कर लें ताकि हम लोग इसे लेकर चल सकें, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। नहीं, वो नहीं मिलेगा। नहीं, PDF नहीं मिलनी बेटे, ऊपर से कॉपी ले लो। एक्चुअली ये जो भी एफर्ट होती है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है।